नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज सबसे पहली खबर ऑनलाइन गेम खेलने वाले ऐसे 42 करोड़ लोगों से जुड़ी है, जिनमें से बहुत से लोगों का मोटा पैसा डूबने का डर है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी और जुआ खेलने पर अब मोदी सरकार का चाबुक चल गया है। सरकार ने ऐसे गेमिंग ऐप बैन कर दिए हैं जो करोड़ों का लालच देकर लोगों की कमाई उड़ा रहे थे। लेकिन सरकार के इस फैसले से क्या सारे गेमिंग ऐप बंद हो जाएं? इसका मतलब सत्ता की कुंजी में हम बताएंगे। इसके बाद कश्मीर के मंदिरों में हो रहे महापाप पर ऐसा खुलासा जो आपके होश उड़ा देगा। आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर में देखिएगा कि कैसे कश्मीर में मंदिरों की जमीन पर सबसे बड़ा अनर्थ हो रहा था, और यह भी देखिएगा कि कश्मीर के मंदिरों के मुजरिम आखिर हैं कौन। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर उस रोटी का जिक्र भी करेंगे जिससे सेहत की सत्ता दुरुस्त होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन क्या गैस की आंच पर सेकी गई रोटी कैंसर की वजह भी बन सकती है? रोटी पर हुई एक चौंकाने वाली रिसर्च के बाद इस दावे का सच भी आज जानना बेहद जरूरी है। तो आज सत्ता में सबसे पहले बात उस नशे की जो पूरे भारत में 6G की स्पीड से भी कई गुना तेजी से फैल रहा है। यह नशा है ऑनलाइन गेमिंग का। दांव लगाओ, किस्मत बदलो, एक बाजी और छप्पर फाड़ कमाई, या एक क्लिक से करोड़ों जीतने का मौका। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग की ओर आकर्षित करने वाली ऐसी लाइनें आपने भी बहुत बार सुनी होंगी। इसलिए आज हम सबसे पहले देश के करोड़ों न्यूज मित्रों से कुछ जरूरी सवाल करना चाहते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको भी किसी ऑनलाइन गेम की लत लगी हुई है? करोड़ों कमाने के लालच में क्या आपने भी किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसा लगाया हुआ है, या फिर कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को देखकर आप भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसा लगाने की सोच रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या ऑनलाइन गेम के चक्कर में क्या आपका अकाउंट खाली होने वाला है? क्या ऑनलाइन गेम के चक्कर में आप कानून के शिकंजे में फंसने वाले हैं? अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो आपके मोबाइल और कंप्यूटर में कौन कौन से ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो अगले कुछ मिनट अपनी नजरों को टीवी स्क्रीन से हटाने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ मामला है। ऑनलाइन गेम का पैसा जिधर है, प्रधानमंत्री मोदी की नजर उधर है। इस पूरे खेल में कहीं आम लोगों का पैसा डूब ना जाए, उनके साथ धोखा ना हो जाए, इस पर पूरी सरकार सुपर एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी तक इसकी रिपोर्ट जा रही है और बड़े फैसले होने शुरू हो गए। तो हम जो आपसे कह रहे थे कि ये जो ऑनलाइन गेम का पैसा किधर है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है, और जो भी इसको लेकर के अब सरकार एक्टिव हुई है, वो तमाम जितनी भी कवायद है, जो कोशिशें हैं, जो कार्रवाई हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच रही हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर यह कि ऑनलाइन गेमिंग पर मोदी सरकार ने कुछ नए और सख्त फैसले किए हैं, जिसका असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है, और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। अगले कुछ घंटों में ऐसे बहुत से ऑनलाइन गेमिंग ऐप बंद होने वाले हैं जिसका इस्तेमाल शायद आप भी करते हो और उसमें आपका पैसा लगा हो। इसलिए अगर आपने भी ऐसे किसी ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग ऐप में पैसा लगा रखा है तो उसे फौरन निकाल लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी और दांव लगाकर पैसा कमाने का सपना दिखाने वाले ऑनलाइन गेमिंग, या यूं कहें कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया है। साथ ही जो ऑनलाइन ऐप्स गेम्स ऑफ स्किल की कैटेगरी में आते हैं उन पर भी सख्त नियम बनाए हैं। हालांकि यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि हर वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिसमें पैसों का लेन देन है वो बैन नहीं हुआ है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसके बाद आपके दिमाग में चल रहे बहुत से मगर अगर वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। दरअसल सरकार ने सट्टेबाजी और गैम्बलिंग से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स बैन किए हैं। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों पर भी केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार के निर्देश के मुताबिक अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को SRO यानी एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, और यह SRO ही किसी ऑनलाइन गेम पर फैसला लेगी और उसे मंजूरी देगी। जांच की जाएगी कि कोई ऑनलाइन गेम सट्टेबाजी या गैम्बलिंग को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को मंजूरी मिलेगी जिनमें सट्टेबाजी जैसे दांव नहीं लगाए जाते। गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में आने वाले ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के लिए भी नए नियम जारी किए जा रहे हैं, जिससे
आप ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को यूजर्स का केवाईसी कराना होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के लिए माता पिता की इजाजत जरूरी होगी। सभी ऑनलाइन कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सरकार के पास मुहैया कराएंगी। गेम ऑफ स्किल कैटेगरी वाले गेम में रिफंड और जीती जाने वाली रकम की पॉलिसी क्लियर करनी होगी। साथ ही ऑनलाइन गेम कंपनी का ऑफिस भारत में होना अनिवार्य है। सरकार के फैसले का इसका असर क्या होगा और ये ऑनलाइन गेमिंग में तेजी से फैल रही सट्टेबाजी और गैम्बलिंग वाले जहर को कैसे खत्म करेगा, इस पर पहले आप एक रील देखिए। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार कल स्किल ऑफ गेम्स के लिए नियम और शर्तें लेकर आई। इन नियम और शर्तों में ये भी साफ कर दिया गया है कि ऐसे ऐप जिनके ज़रिए गैम्बलिंग की जा सकती है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। Of real money online gaming applications that will not be permitted if they involve wagering, if they involve addiction, addictive behavior or addictive gaming, and it involves user harm. So the vast majority of all other games, online gaming, which represents a huge opportunity for our startups, these rules say that go ahead and innovate and create success. सरकार ने इस बार गेम्स ऑफ स्किल के ऊपर उन्होंने नियम लेकर आए हैं, जिसमें से उन्होंने बोला है कि हर इंटरमीडिएरी जो है जो गेम्स ऑफ स्किल चला रहा है उनको एसआरओ के थ्रू रजिस्टर करना चाहिए। उस पर एज लिमिट लगाया गया है कि 18 वर्ष के ऊपर लोग ही खेल सकते हैं। एक एसआरओ के लिए बोला है, मल्टीपल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के लिए बोला है। बिल्कुल, जिन स्टेट्स में गैम्बलिंग अलाउड नहीं है वहाँ पे ये ऐप्स भी अलाउड नहीं रहेंगे। आज की डेट में जो गेम्स ऑफ स्किल हैं, क्योंकि उनको सब रजिस्टर करना ज़रूरी है, तो जो रजिस्टर नहीं करते या जो रजिस्टर नहीं है तो उसके ऊपर वो फिर कार्रवाई कर सकते हैं। को ट्रैक करना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये पता होगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस अकाउंट से आ रहा है, और ये भी पता चलेगा कि वहाँ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो हैं, इंटरमीडिएरी जो हैं, पैसे किस अकाउंट में भेज रहे हैं। अब इस रील को देखने के बाद बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि सारे ऑनलाइन गेमिंग ऐप बंद हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, इस फैसले से सरकार ने गेम ऑफ स्किल वाले ऐप्स को बाहर रखा है। सिर्फ ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप ही बंद होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको इस फर्क को समझना जरूरी है। इसमें एक का नाम तो गेम ऑफ स्किल है, लेकिन गैम्बलिंग ऐप को गेम ऑफ लक का नाम दिया गया है। गेम ऑफ स्किल किसी यूजर के हुनर का खेल है, लेकिन गैम्बलिंग ऐप वाले गेम ऑफ लक का खेल पूरी तरीके से किस्मत पर आधारित है। गेम ऑफ स्किल एक ऐसा खेल है जिसमें यूजर का टैलेंट दिखता हो, लेकिन गेम ऑफ लक वो खेल है जिसमें खेलने वाला किस्मत के भरोसे रहता है। ऐसे ही गेम ऑफ स्किल वाले गेमिंग ऐप्स वैध तो हैं, लेकिन उनके लिए नियम सख्त किए गए हैं, जबकि गेम ऑफ लक यानी बैटिंग और गैम्बलिंग वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आपको गेम ऑफ स्किल का मतलब भी समझाते हैं, जिसका इस्तेमाल आपसे और आप में से बहुत से लोग किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट या किसी दूसरे खेल के दौरान करते होंगे। जैसे क्रिकेट में कोई मैच शुरू होने से पहले आप गेमिंग ऐप पर अपनी पसंद की टीम बनाते हैं। टीम बनाते वक्त आप तमाम रिकॉर्ड्स अपने ध्यान में रख लेते हैं। इस दौरान आपको खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स की जानकारी भी होती है। जिस खिलाड़ी को आप चुन रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको सब कुछ पता होता है, इसलिए आपको टैलेंट से आपके जुड़ा हुआ है, इसलिए ये गेम ऑफ स्किल है। इसमें मैच से पहले अपने मोबाइल वॉलेट में पैसे डालते हैं। खिलाड़ी के प्रदर्शन के हिसाब से आपको अंक मिलते हैं। अंकों के आधार पर ही जीत हार तय होती है। रैंकिंग के आधार पर आप पैसा जीत जाते हैं। इस गेम ऑफ स्किल फॉर्मेट को कानूनी तौर पर वैध माना गया है। लेकिन गैम्बलिंग ऐप कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं, इस पर एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। ये एक ऐप है
जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह अप और डाउन हो रहा है। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि 3,562 रुपये ये डेमो अकाउंट में शो कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि आप इसमें पैसा ये मार्केट नीचे आने पर लगा सकते हैं, मार्केट अप जाने पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कोटेड है 75 रुपीज़ और मैं इसमें अभी पैसे लगाता हूं। मान लीजिए कि मैं ये मान कर चल रहा हूं कि मार्केट नीचे जाएगी और मैं ये 75 रुपये मैंने, देखिए ये रेड जो लिंक आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये मार्केट नीचे जाने पर मैंने पैसा लगाया है। मैं एक बार और इसको क्लिक करता हूँ, ये दोबारा फिर मैंने पैसे लगाए, ये 75 रुपये, 2 बार 75 रुपये मैंने लगाए हैं और मार्केट ये अप चली गई है। ये डेमो अकाउंट है तो इसलिए इसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा है। और ऐसे ही डेमो अकाउंट भी इस ऐप में मिलते हैं, लेकिन रियल अकाउंट भी इसमें है। ये ऊपर रियल अकाउंट आपको शो कर रहा है। आप रियल अकाउंट में जा कर के रियलिटी में खेल सकते हैं, यानी कि पैसा लगा कर खेल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक से ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स को बैन करने का फैसला सरकार ने क्यों लिया? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप की वजह से कई बड़ी घटनाएं हुई। इसमें पैसों के साथ साथ कई बच्चों की जान तक चली गई। जब इन घटनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को बड़ा जिम्मा सौंपा। उन्होंने फौरन ऑनलाइन गेमिंग पर नियम बनाने के लिए कहा। 6 माह के अंतर आईटी राज्य मंत्री ने विशेषज्ञों, हिस्सेदारों और ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनियों के साथ बैठकर नियमों का मसौदा तय किया, जिसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स बैन कर दिए गए। इसके अलावा गेम्स ऑफ स्किल कैटेगरी के ऐप्स के लिए नियमों को और सख्त कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी या गैम्बलिंग करने वालों पर बहुत बड़ी संख्या में असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बहुत ज्यादा बड़ा है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री साल 2016 में 3,550 करोड़ रुपए की थी, जो साल 2022 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए की हो गई। और एक अनुमान के मुताबिक साल 2027 तक ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 70,000 करोड़ का हो जाएगा। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2 करोड़ 40 लाख यूजर ऐसे हैं जो गेमिंग मार्केट के पेमेंट लिंक से जुड़े हुए हैं, यानी जो किसी लिंक के जरिए पेमेंट खेलने के लिए एक तय रकम अदा करते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में लोगों को ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है और ये लत आने वाले हर साल के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2018 में 27 करोड़ 80 लाख ऑनलाइन गेमर थे, जो साल 2019 में बढ़कर 30 करोड़ हो गए, यानी एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। जबकि साल 2020 में इनकी संख्या 30 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हो गई, क्योंकि यह बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स तेजी से इंस्टॉल किए गए। साल 2021 में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या देश में 39 करोड़ हो गई, जबकि साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 42 करोड़ को पार कर चुका है। यानी पिछले 5 सालों में भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या में करीब 14 करोड़ का इजाफा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक और जानकारी यह भी है कि पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेलने वाला देश है। साल 2021 में भारत में मोबाइल गेम खेलने वाले 45 करोड़ यूजर थे, जबकि एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 तक इनकी संख्या 70 करोड़ को भी पार कर सकती है। वैसे एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि ऑनलाइन गेम का नशा सबसे ज्यादा यूपी के लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में सबसे पहले और सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जबकि तीसरे नंबर पर राजस्थान और चौथे नंबर पर बिहार है। अब इस खबर का नजरिया 9 भी आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि अगर पैसा बिना मेहनत के बहुत आसानी से आ रहा हो या इसका आश्वासन दिया जा रहा हो तो एक्स्ट्रा सावधान हो जाना चाहिए, फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। कुल मिलाकर कहानी यह है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बैटिंग और गैम्बलिंग वाले ऐप्स में अगर आपने पैसा लगाया है तो वो कभी भी डूब सकता है, क्योंकि सरकार की स्ट्राइक इन ऐप्स पर हो सकती है। जरा से लालच में आपका पैसा डूब सकता है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है। कुछ भी गैर कानूनी हुआ तो तुरंत एक्शन हो सकता है।
और सत्ता में अब बात करते हैं उस अनर्थ की जो जम्मू कश्मीर में दशकों से हो रहा है। ये खुलासा सनसनीखेज है, ये आरोप संगीन है, धर्म के नाम पर यह धांधली चौंकाने वाली है। J&K के पीस फोरम की अपील के बाद अब एक्शन ये देखने को मिल रहा है। पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या है, आरोप क्या है, जम्मू कश्मीर में मंदिरों के मुजरिम कौन है। आरोप है कि जम्मू कश्मीर में मंदिरों की जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचा गया। कश्मीर घाटी में कई मंदिरों की संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर दिया गया। बार बार कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी मिलीभगत से मंदिर की जमीन को खास लोगों को लीज पर दे दिया गया। मंदिरों की जमीन पर अवैध रूप से दुकानें बना दी गईं। कोर्ट के आदेश के बाद भी जम्मू कश्मीर में मंदिरों की रक्षा नहीं की गई। मंदिरों की जमीन को अवैध रूप से होटल का रूप दे दिया गया। जम्मू और कश्मीर प्रशासन का राजस्व विभाग मंदिर की संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन मंदिरों की संपत्तियों और परिसर पर किए गए अवैध कब्जे को खाली कराने में नाकाम रहा। पिछले 33 साल से किसी भी सरकार ने कश्मीर के अल्पसंख्यकों को मंदिर की संपत्तियों की रक्षा के लिए कोई भी पहल नहीं की। अब कुछ सबूतों और अपील के आधार पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस मामले की SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सवाल यह है कि पिछले 33 सालों से जम्मू कश्मीर की जमीन पर यह महापाप होता रहा। सरकारें बदलती रहीं, अलगाववाद और आतंकवाद की आग पर जम्मू कश्मीर को जलाती रहीं। कश्मीर पंडित जो थे वो प्रताड़ित होते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ हो रहे इस अन्याय पर किसी का ध्यान नहीं गया। जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले नेताओं और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की बात करने वाले नेताओं का पाकिस्तान प्रेम तो दिखा, लेकिन हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों की जमीन को हड़पने वालों पर एक्शन नहीं दिखा। पहले कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में पूरी कहानी को समझिए, उसके बाद कुछ सुलगते सवालों से सरकार और प्रशासन का सामना कराएंगे। रुकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि वहाँ पर कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। 1990 से लेके 2023 तक की देयर इज नो रजिस्टर्ड बॉडी फॉर टेम्पल ट्रस्ट। कोई ट्रस्ट फंक्शनल नहीं है। हु हैज अपॉइंटेड देम? ये कौन लोग जाके गए कोर्ट ऑर्डर को अनदेखी करते हुए वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है सेल परचेज के वहाँ पर फर्द काटता है। सबसे पहले दुर्गानाग है अपना डेलीगेट श्रीनगर में, उनके अबाउट 60 कनाल्स ऑफ द लैंड है। मोर देन 240 टेनेंट्स इलीगली हैड बीन ऑक्यूपाइंग दैट स्पेस। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इनको किसने एम्पावर किया कि वहाँ पर वो करने के? तो लैंड की जो वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हुई है तो किस बेसिस पे वहाँ पर हुई है, किसने उनके साथ साइन किए? हमें आशा है कि जो माननीय सरकार गवर्नर साहब ने जो SIT लगाई है इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रदेश है जहां हिंदुओं की संख्या कम है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जहां के नेता हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, जिस पर हमेशा से पाकिस्तान की नजर रही है, जहां कश्मीरी पंडितों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हो चुका है। ऐसे में आज सवाल पूछना जरूरी है कि कश्मीर के मंदिरों का मुजरिम कौन है? किसके इशारे पर मंदिरों की जमीन को अवैध रूप से लीज दी गई? किसके इशारे पर मंदिरों की जमीन दुकानों और होटलों के लिए दे दी गई? जम्मू कश्मीर की सरकारें क्यों मंदिरों की जमीन की अवैध सौदेबाजी को अनदेखा करती रहीं? कोर्ट के आदेश के बावजूद किन अफसरों ने मंदिरों की जमीनों को बेचने पर मोहर लगाई? जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन क्यों अब तक इस मामले की जांच से बचता रहा? सवाल और भी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। पर अब वक्त बदल चुका है, जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। अब उपराज्यपाल ने SIT जांच के आदेश देकर इसके संकेत दे दिए कि जम्मू कश्मीर के मंदिरों की एक एक इंच जमीन का हिसाब लिया जाएगा। ये सिर्फ दावे नहीं है, बल्कि इसको लेकर बाकायदा जानकारी दी गई है।
जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों के मंदिरों का नाम दिया गया है। यह भी बताया गया है कि मंदिर की जमीन को कैसे अवैध तरीके से लीज पर दे दिया गया। आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में मंदिरों को लेकर विवाद है और क्या आरोप लग रहे हैं। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा, ये वो जिले हैं जहां के मंदिरों में सालों से गैर कानूनी खेल चल रहा है। सरकारें बदलती रहीं, अफसर बदलते रहे, लेकिन मंदिरों के साथ होता ये अनर्थ नहीं रुका। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10,272 मंदिर हैं। आरोपों के मुताबिक करीब 81 मंदिरों में 2,000 करोड़ का यह खेल चल रहा है। हमारे पास कुछ मंदिरों की एक्सक्लूसिव जानकारी है जहां मंदिर की जमीन को बेच दिया गया। श्रीनगर में दुर्गानाथ मंदिर की बात करें तो आरोप यह है कि यहां की संपत्ति को 240 लोगों को या तो बेच दिया गया या फिर किराए पर दे दिया गया। मंदिर की जमीन पर होटल बनाने का भी आरोप है। आरोप यह भी है कि मंदिर परिसर में ढाबा, दफ्तर और दुकानें बना दी हैं। श्रीनगर में ही एक और मंदिर है, विशंबर दास मंदिर, जहां करीब 5 एकड़ मंदिर की जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचने का आरोप है। दावा है कि 7 लोगों को यह जमीन बेची गई। यहां गैर कानूनी तरीके से होटल बनाने का भी आरोप है। श्रीनगर में ही हरि पर्वत मंदिर में भी ऐसा ही अनर्थ सालों से देखने को मिल रहा है। यहां 2 एकड़ जमीन बेचने का आरोप है। मंदिर की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से स्कूल बनाने का भी आरोप है। श्रीनगर में ही लाल चौक के पास गुरुद्वारे की बात करें तो इसे बंद किया गया। मंदिर परिसर में ढाबा खोलने का भी आरोप है। जैसा ही हम आपको लगातार जैसा बता रहे हैं, ये कहानी जम्मू कश्मीर के एक जिले की नहीं है। अनंतनाग के विचारनाग मंदिर में उसकी जमीन में भी गैर कानूनी तरीके से बेचने का आरोप है। यहां 5 एकड़ की जमीन बेचने का आरोप लगाया। दावा है कि अवैध रूप से मंदिर की जमीन पर घर बना दिया गया। कुलगाम में भी गणेश मंदिर की जमीन को अवैध रूप से बेचने का आरोप है। मंदिर परिसर में प्राइवेट बस अड्डा बनाने का आरोप है। आपको बताते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में बंद मंदिर, निष्क्रिय मंदिर ट्रस्ट के नाम पर अवैध रूप से जमीन के खेल के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि जिन बंद मंदिरों की जमीन बेची गई या लीज पर दी गई वो जम्मू कश्मीर सरकार की सोसाइटी के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जिन निष्क्रिय मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियां लीज पर दी गई वो भी जम्मू कश्मीर सरकार की सोसाइटी के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। बंद मंदिर या मंदिर ट्रस्ट की ओर से साल 1990 से 2023 तक कोई ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की गई। बंद मंदिर समितियों ने जम्मू कश्मीर के बाहर कई बैंक खाते खोले थे और अवैध रूप से पैसा जमा कर रहे थे। 1990 से अब तक निष्क्रिय मंदिर ट्रस्ट ने नियमों के अनुसार ना तो कोई चुनाव कराया और ना ही कोई मीटिंग बुलाई। कश्मीरी पंडित समुदाय की गैर मौजूदगी में प्रवासी कैसे अवैध रूप से ट्रस्ट बना सकते हैं और मंदिर की संपत्तियों को बेच सकते हैं, बड़ा सवाल है। कश्मीर घाटी के भीतर और कश्मीर के बाहर अवैध रूप से संचालित 100 से ज्यादा निष्क्रिय मंदिर ट्रस्ट और सोसाइटी। इस मसले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट भी पहले जम्मू कश्मीर के मंदिरों की रक्षा को लेकर बहुत कुछ कह चुका है। हाईकोर्ट के पुराने आदेश में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में मंदिरों की संपत्ति की रक्षा करना आवश्यक है। मंदिर की संपत्ति मंदिर के लाभ के लिए है, जनता के हित के लिए मंदिर को संरक्षित करने की जरूरत है। मंदिर की संपत्ति को अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण से बचाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और राजस्व विभाग को मंदिर की संपत्तियों के संबंध में कोई बयान जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया था। इसके अलावा यह भी कहा था कि मंदिरों से संबंधित संपत्ति के संबंध में बिक्री, विलेख, पट्टानामा, पट्टा या हस्तांतरण के किसी अन्य तरीके के रूप में कोई भी हस्तांतरण प्रभावी नहीं होगा। यह भी कहा गया था कि मंदिर की संपत्तियों पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे राजनीतिक हथियार की जिसका इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जमकर होने वाला है। वो हथियार वो शब्द जिसे हम कहेंगे फेक न्यूज़। इसे लेकर सरकार ने कुछ नए नियमों को मंजूरी दी है। फेक न्यूज़ पर नजर रखने के लिए सरकार फैक्ट चेक बॉडी बनाएगा। कोई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज़ को उचित समय से नहीं हटाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार से संबंधित किसी सामग्री या ऐसी जानकारी जिसे मंत्रालय की ओर से फेक मार्क किया गया है उसे तत्काल हटाना या ब्लॉक करना होगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म इसमें विफल रहता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आईटी मंत्रालय के मुताबिक अगर पीआईबी किसी खबर या पोस्ट को फेक न्यूज़ घोषित करती है तो वो संबंधित संस्थान को उसकी जानकारी भेजेगी ताकि उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जा सके। पीआईबी फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी इस संबंध में निर्देश दे सकती है ताकि गलत कंटेंट को हटाया जा सके।
मंत्रालय के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 के जरिए आईटी नियम 2021 में यह बदलाव किया गया। 6 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। ऐसे में अब से ये नए नियम पूरी तरीके से लागू हो गए हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का मकसद मीडिया को सेंसर करना नहीं, अगर कोई गलत जानकारी प्रसारित कर रहा है तो उसे रोकना इस नियम का लक्ष्य है। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस नियम पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में तर्क वितर्क की मदद से समझिए कि कैसे 2024 तक इस शब्द का सियासी महत्व बहुत बढ़ने वाला है। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो हर न्यूज मित्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस रोटी की खबर है जिसके लिए आप और हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। ये वो रोटी है जो हर थाली का हिस्सा होती है, लेकिन इसी रोटी को लेकर एक ऐसी रिसर्च सामने आई है और आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दौरान उसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आमतौर पर कहा जाता है कि रोटी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन रोटी पर चौंकाने वाला एक दावा जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छापा गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रोटी कैंसर की वजह बन सकती है। इस स्टडी में यह बताया गया है कि गैस की सीधी आंच पर सेकी गई रोटी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है और इससे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस की लपटों पर रोटी सेकने से कार्सिनोजेनिक पदार्थ बनता है, जो हमारे शरीर में जाने के बाद कैंसर जैसी बीमारियों की बड़ी वजह बन सकता है। इसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। बड़ी बात यह कि फूड स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल ब्रेंट ने 2011 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में ऐसा ही दावा किया था, जिसमें बताया गया था कि जब रोटी गैस की आंच के सीधे संपर्क में आती है तो एक्रिलामाइड नाम का एक रसायन बनता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। अब जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च में भी ऐसा ही दावा किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गैस के चूल्हे से निकलने वाली आंच से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो कैंसर और दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ाती हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर हमने कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स और सीनियर डाइटिशियंस से बात की। आखिर सीधे गैस की आंच पर सेकी गई रोटी से कैंसर का दावा कितना सही है और रोटी बनाने का सही तरीका क्या है, इस पर हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की। रोटी बनाने का सही तरीका क्या हो, क्योंकि इसे लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट आया है जिसमें बहुत सारे चौंकाने वाली जानकारी आई है कि अगर आप सही तरीके से रोटी नहीं बनाएंगे तो ये आपको कई तरह से नुकसान भी दे सकता है। आप ये करें कि ये डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आने से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मैम इसको। ये डायरेक्ट फ्लेम में एक तो टेम्परेचर हाई जा रहा है और दूसरे इसमें से जो छोटे छोटे तत्व निकल रहे हैं वो एयर पोल्यूटेंट है और WHO ने अनसेफ कह चुका है, तो हमें ये तरीका फॉलो नहीं करना चाहिए। हम इस तरह से जैसे ये फ्लेम पे लोग अपना वक्त बचाने के लिए इस तरीके से फ्लेम पे ये रोटी सेकते हैं, तो रोटी तो जल्दी सीख जाती है, लेकिन जानकारी में ये आई है मैम कि इस तरह की रोटी बहुत खतरनाक होती है सेहत के लिए। जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च आई है वो कहती है कि एक तो हाई टेम्परेचर पे खाना पकाने से उसमें कुछ तत्व निकलते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। सत्ता में इतना ही।